बेटा आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर ले। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस कवर किया था, ठीक है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक सेल। देखो सेल या बैटरी अगर ये देखा जाए तो बेटे ये नाम हम लोग कैपेसिटर से पढ़ते आ रहे हैं। कैपेसिटर की पहली क्लास में हम लोग ये समझते हैं कि हाउ टू राइट अ बैटरी, बैटरी लिखी कैसे जाती है, सही है ना। और ये बैटरी और सेल हम लोग 10th में पढ़ कर क्या है। अब ये बतौर टॉपिक बेटे आज ही क्लास में आया है। अच्छा, एक तो इस टॉपिक से ये अंदाजा मत लगाना कि बेटे हमारे सिलेबस के अंदर सेल्स की कंस्ट्रक्शन यानी कि वर्किंग है, इनके टाइप्स वगैरह, ये कुछ भी नहीं है। ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट होता है, ठीक है ना। आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे, हम लोग फिजिक्स के अंदर सेल के अंदर पढ़ते हैं उनका सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब दो या दो से ज्यादा सेल सीरीज में जुड़ जाती है तो क्या कंसेप्ट आता है, सब क्या इफेक्ट बनता है, पैरेलल में जुड़ जाते हैं। यहाँ तक कि मिक्स ग्रुपिंग भी पढ़ी जाएगी जब सीरीज ऑफ पैरेलल का कॉम्बिनेशन एक साथ आ जाता है, ठीक है ना बेटे। ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो आज स्टार्ट कर लें। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन, स्क्रीन को रोक के आराम से डेफिनेशन लिख लो। देखो बोर्ड के ऊपर जब भी कोई कंसेप्ट लिखा आता है, स्क्रीन आती है आपके सामने, ठीक है ना, तो उसको रोक करके उसे नोट कर लिया करो, ठीक है बेटे। सबसे पहले डेफिनेशन, सेल किसे कहते हैं साहब। अ सेल इज अ डिवाइस, सेल जो है बेटे डिवाइस होता है विच प्रोवाइड नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस टू मेंटेन अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट या कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। ये बात हम पहले से जानते हैं। सेल एक डिवाइस होता है जिसकी वजह से सर्किट के अंदर करंट चलता है, जिसकी वजह से सर्किट के अंदर करंट चलता है, ठीक है बेटे। रही बात सिंबल की, तो पुराना सिंबल है साहब, एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा, ठीक है बेटे। तो आप लोग जानते हैं कि ये सिंबल है, ये हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रोड होता है, ये लो पोटेंशियल होता है। और जब दो या दो से ज्यादा सेल एक दूसरे के साथ सीरीज के अंदर कंबाइंड हो जाते हैं दिस पैटर्न, तो ये बन जाती है बेटे बैटरी। जो प्लस वाला इलेक्ट्रोड है ना बेटे, ये जहां प्लस लिखा जाता है ये हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करता है और ये लो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आई है? ये डेफिनेशन है, क्लियर। अच्छा, अब बेटे हमारे सिलेबस में वर्किंग वगैरह नहीं है, क्लियर सुन लो। लेकिन मैं आपको ना थोड़ा सा ऐसा कंसेप्ट समझाऊंगा। बड़ा प्यारा एक सिंपल सा सेल है, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा भी होगा, वोल्टिक सेल, ठीक है। उसकी थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट, उसकी वर्किंग में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। वोल्टिक सेल पढ़ लो या गैल्वेनिक सेल जो है उसे पढ़ लो, ये दोनों बेसिक सेल हैं। इन्हीं के व्याप पर बैटरी बनती है, आगे सेल बनते हैं, ठीक है। इसे आपको थोड़ा सा बस ये अंदाजा लेना है कि सेल के अंदर क्या कहानी चलती है, या फिर ये सेल करंट क्यों जनरेट कर देते हैं सर्किट के अंदर। ऐसी क्या चीज होती है सेल के अंदर की जिसकी वजह से करंट जनरेट हो जाता है। बोल बात समझ में आई है? इधर देख, एक सिंपल सी कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। मान ले बेटे ये कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, गिलास जार है, ठीक है ना, ग्लास चैम्बर है, ये कोई कंटेनर है सब। अब इसके अंदर मैं दो इलेक्ट्रोड कंसीडर कर लेता हूं, दो प्लेट कंसीडर कर लेता हूं। प्लेट बोल दूं या इलेक्ट्रोड बोल दूं एक ही बात है। एक तो ले लेता हूं बेटे जिंक की रॉड और एक इलेक्ट्रोड कंसीडर कर लेता हूं कॉपर का। एक इलेक्ट्रोड कंसीडर कर लेते हैं किसका, कॉपर का साहब। ये मान लो कॉपर की रॉड है। देखो अगर देखा जाए तो सेल्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना बेटे, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। मेन जो इसका प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग जानते हो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। जो मटेरियल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर तुम कॉपर का आयन Cu2 पॉजिटिव जिंक के एटम के पास रख दो ना, मतलब उसे कनेक्ट कर दो, तो कॉपर आयन के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि जिंक के अंदर के इलेक्ट्रॉन खींच देगा। आप दोनों एटम को आपस में कंबाइन करिए, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ वायर दोनों कंबाइन करिए, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। और ये छोटा सा प्रिंसिपल है जिसकी वजह से सेल चलते हैं, ठीक है। तो मैंने एक कंटेनर ले लिया था, कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड ले लिए। अब इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ बेटे, मान लो इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं H2SO4। तो ये नॉर्मल भाषा में अगर बोलूँ तो इसे तेजाब भी बोल देते हैं, ठीक है बेटे। इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूँ H2SO4। अब तू जानता है कि जब इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज होता है, मतलब ये जब टूटता है तो ये कुछ ऐसे टूटेगा, दो हाइड्रोजन प्लस में सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव। बोल सही बात है, ठीक है साहब। मेरे पास एक कंटेनर था, कंटेनर के अंदर मैंने कॉपर की रॉड डाल रखी थी। ये दो पेन है, ये मेरे को रॉड मान लेना बेटे, एक कॉपर की रॉड है और एक जिंक की रॉड है। मैंने कॉपर की रॉड डाली थी, कोई टेंशन नहीं सब। लेकिन जैसे मैं उसके अंदर बेटे जिंक की रॉड डालता हूं, जिंक की रॉड, तो होता क्या है कि जो जिंक है वो इस H2SO4 को देखकर उसकी आंख खुल जाती है साहब। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, आप लोग जानते हो, है ना। तो जिंक करता क्या है, जिंक रॉड जैसे इंसर्ट करी जाती है बेटे इसके अंदर H2SO4 के अंदर, तो जिंक का एटम, मान लो ये जिंक का एटम है कोई, ये एटम्स है, जिंक एटम्स है, ठीक है ना। तो जिंक का एटम करता क्या है कि जो H2SO4 है उसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, मतलब हाइड्रोजन को तो हटा देता है, उसका सल्फेट आयन पकड़ लेता है। तो जैसे तू अगर यहाँ से एक Zn को देखता है तो Zn तुरंत अपना रूप बदलता है। रूप कैसे बदलेगा, वो अपने आप को Zn2 पॉजिटिव बनाता है पहले दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। और ये हुआ क्यों, ये हुआ सल्फेट की वजह से। किसी वजह से, सल्फेट की। और जैसे इस फॉर्म में आने के बाद तुरंत अपने इस पोजीशन को छोड़ देता है, यहाँ से निकलता है और किसके अंदर आ जाता है, किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। और इलेक्ट्रोलाइट में आकर के यहाँ से ये तो Zn2 पॉजिटिव और प्लस SO4 2 नेगेटिव, इसको कंबाइन करके ये बना देता है ZnSO4। मतलब Zn यहाँ से आया और ये मैंने SO4 लगा दिया और एक स्टेबल मॉलिक्यूल जनरेट हो जाता है।
एक स्टेबल मॉलिक्यूल जनरेट हो जाता है, मतलब अब ये नहीं टूटेगा। ये ZnSO4 जनरेट हो गया, किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। अब तू एक बात बता, यहां से बेटे एक Zn निकला, एक Zn सल्फेट के चक्कर में निकल के आया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए रॉड के ऊपर, दूसरा Zn भी आएगा। हाँ, तो जैसे ही हम लोग जिंक की रॉड को इंसर्ट करते हैं ना H2SO4 के अंदर, तो जिंक जो एटम होता है जिंक का, ठीक है ना, वो अपनी पोजीशन को छोड़ देता है, मतलब रॉड को छोड़ देता है, रॉड ढलने लग जाती है, ठीक है ना, और अपनी पोजीशन को छोड़ करके ये सभी एटम्स इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं। अब तुम बड़े बच्चे हो बेटे, एक एटम आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है सब, 2 आए तो 4, 3 निकले तो 6। क्या धीरे धीरे इस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा? हाँ, अपने आप ही नेगेटिव चार्ज आने लग गया। जैसे जिंक की रॉड को इंसर्ट किया गया, जिंक की रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लग जाता है। बोल सही है? ठीक है साहब। अब अंदर क्या कहानी बन रही है, अंदर की कहानी देख। यहां से ZnSO4 जैसे बना, या H2SO4 टूटा, ठीक है, और जिंक मिला सल्फेट के साथ, तो 2 हाइड्रोजन रिलीज हो गए, 2 H आयन रिलीज हो गए। H आयन तो मैं पॉजिटिव चार्ज बोल दूं या प्रोटॉन भी बोल दूं या H आयन बोल दूं, एक ही बात है। वहां पे 2 पॉजिटिव चार्ज रिलीज कर गया साहब, 2 प्रोटॉन रिलीज कर गए प्रकार से, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन होती है ना बेटे, ये आप लोग जानते हो कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका मतलब उस आयन के पास, जो हाइड्रोजन का आयन है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर होगी तो एनर्जी लेकर के निकलेगा आयन, वो वहां से इस इलेक्ट्रोड से दूर भागता है, अवे क्यों भागता है? क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से दूर भागता है। लेकिन जब वो दूर भागता है, यहां से दूर भागने की कोशिश करता है, तो रास्ते में तो भाई दुनिया भर का इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, दुनिया भर के आयन है। कौन से आयन है? यहाँ पे H2SO4 भी अवेलेबल है, यहाँ पे ZnSO4 भी अवेलेबल है। बोल सही बात है नहीं? तो जो हाइड्रोजन आयन वहां से निकल के भागा था, जो दौड़ा था, वो जब दूर भाग रहा होता है इस इलेक्ट्रोड से, तो रास्ते में दुनिया भर के हिंड्रेंस ऑफर होते हैं, दुनिया भर के कोलिजन करने पड़ते हैं बेचारे को। और लेकिन वो बड़ी मुश्किल से यहां से निकलता है, यहां से निकला, मान लो एक H दिखता हूं, यहां से निकला, इधर भागा, इससे टकराया, इधर भागा, इधर भागा, इधर भागा, ऐसे बड़ी मुश्किल से पहुंच पाता है। कहां तक? दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाता है। क्यों भाग रहा है वो? अपने आप स्वतः क्यों भाग रहा है? वो इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसको वहां से काइनेटिक एनर्जी मिली हुई है। ये जो बेसिक सा कंसेप्ट है ना कि हाइड्रोजन आयन इधर से इधर के लिए भागा है, यही कंसेप्ट, यही रोल है बस सेल का, यही काम है सेल का। कैसे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन करो और अपने हाइड्रोजन को भगाओ। इसलिए कभी कोई तेरे से पूछ बैठे ना कि सेल किस चीज का सोर्स होता है, तो एक बार ध्यान रखिएगा, सेल एनर्जी का सोर्स होता है। बैटरी किसका सोर्स होती है? एनर्जी का। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना दे, सोर्स ऑफ क्या नाम है, चार्ज और क्या सोर्स ऑफ करंट और फलाना ढिमका, अगर उसमें ऑप्शन एनर्जी है तो सेल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, इसी वजह से होता है वो। अब ये हाइड्रोजन आयन इस साइड भाग करके आया, बड़े बच्चों सोच के देखना, अगर हाइड्रोजन आयन इसके साथ आगे टकरा गया तो एक प्रकार से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लग गया, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लग गया। क्या दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो रहा है? हाँ। इस डिफरेंस को हम लोग यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? ये जो तुझे इलेक्ट्रोड दिखाई दिए सब, इन दोनों को एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दे। एक्सटर्नल सर्किट में आपको समझाने के लिए मान लो यहाँ पे वायर लगा, वो क्या नाम, बल्ब लगा देता हूँ, ये जोड़ दिए सब। अब तो एक बार सोच के बता, कॉपर का एटम और वो भी पॉजिटिव, जिनके रेस्पेक्ट में वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बोला है ना। अब जैसे तू इन दोनों को आपस में जोड़ेगा तो ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज बोले या ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cu2 पॉजिटिव, एक ही बात है। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्यूमुलेट हो रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन दौड़ करके इस प्लस की तरफ आने लग जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हुए थे बेटे, जो यहाँ इकट्ठे हो रहे थे, ये अपनी पोजीशन को छोड़ करके, अपनी जगह को छोड़ के और कुछ इस तरीके से इस इलेक्ट्रोड के पास आने लग जाते हैं। बोल सही है? अब तू इसको, अगर इस प्रोसेस को तू साइमल्टेनियस मतलब एक साथ अगर अपने दिमाग में बिठाए तो कहानी है क्या? सुन, जैसे जिंक की रॉड इंसर्ट हुई, कहानी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जिंक की रॉड की इंसर्ट होते ही जिंक जो है वो क्या नाम SO4 के चक्कर में ZnSO4 बनाता है। इस कहानी के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके अपने इलेक्ट्रोड को दे देता है और 2 प्लस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट में छोड़ देता है। प्लस तो भागता है इस इलेक्ट्रोड की तरफ, और जैसे प्लस इधर भागता है तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड, जो नेगेटिव यहाँ बैठे थे वायर के थ्रू भाग करके उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए भागते हैं। किसके थ्रू? वायर के थ्रू। एक बच्चा बोला ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, इन पे क्या जोर पड़ता था, इसमें निकल के आ जाते। सब इलेक्ट्रॉन को बैठने के लिए जगह चाहिए होती है, चार्ज होता है, इसको कोई कैरियर तो चाहिए। किसके ऊपर बैठ जाता? भाई कोई आयन था जो यहाँ बैठ जाता? नहीं, हम इसी बात का फायदा उठाते हैं, इसको दूसरा रास्ता देते हैं। तू मेटल के अंदर होकर क्या, मेटल गुड कंडक्टर होता है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन कभी इलेक्ट्रोलाइट होकर नहीं आएगा, ये आएगा बाहर होकर के। तो ये आयन तो पॉजिटिव आयन तो भागा इस साइड और इलेक्ट्रॉन भागा इस साइड, पॉजिटिव भागा इस साइड, इलेक्ट्रॉन भागा इस साइड, पॉजिटिव भागा इस साइड, इलेक्ट्रॉन भागा इस साइड। ये जब तक पॉजिटिव इधर भागता रहेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन को भी दौड़ के आना पड़ेगा, उसकी मजबूरी हो जाती है। और ये पॉजिटिव कब तक भागेगा? पॉजिटिव जब तक भागेगा जब तक ये Zn बचा रहेगा रॉड के अंदर। भाई Zn टूटेगा, Zn में वो Zn झड़ता जाएगा, जिंक की रॉड झड़ती जाएगी सब। जब तक Zn जिंदा रहेगा, Zn रहेंगे, बोला है ना, जब तक ZnSO4 बनता रहेगा, H पॉजिटिव छूटता रहेगा। तो तेरे को जो आउटर जो तेरा बल्ब है, क्या उसे कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला है? हाँ सर, कंटिन्यूस मिल रहा है।
बोल सही बात है नहीं? और दुनिया जानती है इस कंटिन्यूस फ्लो को हम लोग करंट बोलते हैं। बोल सही बात है नहीं? तो ये जो कंटिन्यूस फ्लो पैदा हुआ है किसी वजह से, ये सिर्फ दो के कारण पैदा होता है, एक तो इलेक्ट्रोलाइट और एक जिंक की रॉड। कॉपर की रॉड तो बेटे जैसी डालोगे ना वैसे की वैसे निकल आती है, उसमें नहीं आता कोई फर्क, जिंक खत्म हो जाता है। जब आप लैब के अंदर जाओगे आपको यही दो रॉड मिलनी है लैब के अंदर भी। जब आप प्राइमरी सेल जब बनाओगे, वो पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट में आप लोग प्राइमरी सेल बनाओगे, अब कई साल से बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वही सेल आपको, वही रॉड आपको मिलनी है, यही साइज होता है दोनों रॉड का। वो सही बात है, आपके सामने टीचर दोनों रॉड ला के रख देगी, सब पहचान में कौन कॉपर है कौन जिंक है। तो कई साल से यूज हो रही है, बाहर से देखोगे कलर वाइज नहीं पहचानी जाती, वो शेप से पहचान ली जाती है। जो रॉड झड़ी हुई है खत्म है बिल्कुल, है ना, पतली हो गई है, वो तो सब जिंक है। और जो एकदम नई रॉड है सिलेंडर, बिल्कुल सिलेंडर, सब वो कॉपर है। देखो कॉपर कोई फर्क पड़ता है? कुछ ना पड़ता, जिंक झड़ने लग रहा है। बोल सही बात है नहीं? और ये कब तक झड़ सकता, वो क्या नाम है, करंट कब तक चल सकता है? या तो जिंक रॉड खत्म हो या कॉपर, ये क्या नाम है, ये खत्म हो जाए H2SO4। तो सोच देख, अगर सल्फेट आयन ही खत्म हो गए, सल्फेट आयन यहाँ के खत्म हो गए तो Zn आकर के मिलेगा नहीं, ZnSO4 बनेगा नहीं, हाइड्रोजन छूटेंगे नहीं सब। तो ये सारा खेल किसका है? या तो इलेक्ट्रोलाइट का या जिंक का, या तो इलेक्ट्रोलाइट का या फिर जिंक का। बोल सही बात है नहीं? अभी कॉमन एक बात और बताना, आप लोग बड़े बच्चे हो, जैसे ये Zn डाला और सर्किट चालू हुआ, क्या उस टाइम पर ह्यूज अमाउंट ऑफ सल्फेट आयन अवेलेबल था? हाँ सर, दुनिया भर के थे। क्या तू सोच दे, अगर सल्फेट आयन ही खत्म हो गए, सल्फेट आयन यहाँ के खत्म हो गए तो Zn आकर के मिलेगा नहीं, ZnSO4 बनेगा नहीं, हाइड्रोजन छूटेंगे नहीं सब। तो ये सारा खेल किसका है? या तो इलेक्ट्रोलाइट का या जिंक का, या तो इलेक्ट्रोलाइट का या फिर जिंक का। बोल सही बात है नहीं? अभी कॉमन एक बात और बताना, आप लोग बड़े बच्चे हो, जैसे ये Zn डाला और सर्किट चालू हुआ, क्या उस टाइम पर ह्यूज अमाउंट ऑफ सल्फेट आयन अवेलेबल था? हाँ सर, दुनिया भर के थे। क्या दुनिया भर के जिंक झटके से भागेंगे? हाँ सर। जब दुनिया भर के जिंक भागेंगे, क्या दुनिया भर का हाइड्रोजन भागेगा? हाँ। क्या इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा भागेंगे? यस। मतलब जैसे जब सेल जनरेट किया जाता है, जिसे बोलते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल, वो उस टाइम पर बहुत ज्यादा करंट छोड़ता है, बहुत ज्यादा, मैक्सिमम करंट छोड़ता है उस टाइम पर। लेकिन समय के साथ साथ सल्फेट आयन कम होते जाते हैं, क्या नाम है, H2SO4 कम होता जाता है, वो ZnSO4 में कन्वर्ट हो रहा है। क्या समय के साथ साथ जिंक का ये मिक्स होना कम होता जाएगा? यस। समय के साथ साथ कम होगा। क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी कम होगा? हाँ। इसलिए बैटरी समय के साथ करंट छोड़ना कम कर देती है। और जिस टाइम पे इलेक्ट्रोलाइट पूरा खत्म हो जाएगा, H2SO4 खत्म, सब ZnSO4 में कन्वर्ट हो गया, वो बैटरी खत्म, भाई बैटरी डिस्चार्ज होगी, नहीं लेके आओ। और इस बैटरी को तो दुकान वाले के पास ले जा, कि नई बैटरी दे दो। बेटे आपसे क्या पूछेगा? पुरानी है? हाँ जी है, लो पुरानी दे दो, एक्सचेंज कर देंगे, 1500-2000 रुपए कम कर देंगे नई बैटरी जब लेके जाओगे। क्यों कम कर देता है? उसे पता है कि ये कॉपर की प्लेट नई की नहीं निकलेगी अंदर से। भाई जिंक, या तो इलेक्ट्रोलाइट गायब हुआ है इसका, और या इसका गायब हुआ है जिंक। बहुत सही बात है या नहीं? इसलिए बैटरी के बिजनेस में बहुत फायदा है, हमको नहीं, कंपनी को। ठीक है ना बेटे? कॉपर वापस चला जाता है सब। क्लियर है? तो ये सिंपली एक छोटा सा फंक्शन है, छोटी सी वर्किंग है बेटे। ठीक है? अच्छा, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं रखनी है, बस मेरा यहाँ पे कुछ समझाने का एक मकसद था, वो समझाना क्या, ध्यान से सुनो। पहले तो इसमें चार्ज का फ्लो देख बेटे, चार्ज का फ्लो। अगर मैं चार्ज का फ्लो देखूं तो जो पॉजिटिव चार्ज है, जो H पॉजिटिव है, जो H पॉजिटिव है, उसका फ्लो तो ध्यान से देखो, इस साइड है बेटे, सेल के अंदर इस डायरेक्शन है, ये जिगजैग है, हाँ सही जिगजैग है। तो तू जानता है ना कि जब ये कंसेप्ट जिगजैग वाला, हिंड्रेंस वाला हम लोग ड्रिफ्ट में ही पढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन लास्ट में कंफ्यूजन आया था, बिल्कुल सीधा कंसीडर कर लेते हैं, बिल्कुल सीधा कंसीडर, ये वैसी कुछ कहानी होगी। ठीक है ना? तो बेशक जिगजैग पाथ दिखाया है, लेकिन मैंने डायरेक्शन ये दिखा दिया कि साइड है। और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो देख, वो सर्किट के बाहर इस साइड है। अब साइंटिस्ट बोले यार ये करंट तो एक फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, लेकिन दो चार्ज का फ्लो आ रहा है। सेल के अंदर जाता हूं तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, और ऊपर रहता हूं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। अंदर देखें तो पॉजिटिव चार्ज, ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन। अब दुनिया जानती है कि ये सेल की वजह से है जो ऊपर वाला दौड़ रहा है, तो बेसिक पैरामीटर कौन है? वो सेल के अंदर का कहानी है। तो साइंटिस्ट ने करा क्या बेटे, जो अंदर वाले पॉजिटिव चार्ज का फ्लो था उसको करंट कंसीडर किया, मतलब उसकी डायरेक्शन को करंट कंसीडर किया। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये हाइड्रोजन आयन अंदर से निकल करके आता है और ऐसे घूम करके ऊपर जाता है, ये तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्किट, और जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। ये मैंने आप लोगों को लिखवाया भी था पहले। और ये जो इलेक्ट्रॉन दौड़ करके गया है ना बेटे, इसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये आप लोग पहले लिख चुके हैं। बोल सही बात है नहीं? तो जो करंट कंसीडर होता है वो हमेशा ड्यू टू द फ्लो पॉजिटिव चार्ज कंसीडर होता है, जो कि सेल के अंदर होता है। ठीक है साहब। अब ये कंसेप्ट यहां से समझना बेटे, एक बहुत प्यारी डेफिनेशन है, इसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये ना बेटे अभी तक आपके सामने नहीं आई थी। इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं आया, हम सेल कब से पढ़ते आ रहे हैं, आ जाएगा। और इसकी वजह से फिर आगे कुछ कहानी भी बदलेगी। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ये मेरा सेल था, मैं इस सेल को तेरे सामने वापस बना रहा हूं। ये सेल है, ठीक है सर।
इस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड है, हाँ सर ये रहे, एक इलेक्ट्रोड ले लिया और एक ले लिया, ठीक है साहब, 2 इलेक्ट्रोड हो गए। हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड टेढ़ा हो जाता है, इसका मतलब है कॉपर नाराज है हमसे। कोई बात नहीं बेटे, टेढ़ा है पर आइए, ठीक है ना, ये हमारे 2 इलेक्ट्रोड हो गए, एक जिंक का था और एक कॉपर का, ठीक है। आपने ये बल्ब लगाया हुआ था यहाँ पर, ये बल्ब था, तो बेटे मैं इसको रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ एक्सटर्नल सर्किट की, ठीक है ना। तो ये मेरे पास साहब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, जिसको मैं रिप्रेजेंट वो लिख देता हूँ कैपिटल आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। बहुत सही बात है। तो अभी बात को ध्यान से सुनना बेटे, जब यहां से हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं, हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं ना, क्लियर है, और इनका मकसद होता है सामने वाले के क्या नाम इलेक्ट्रोड के ऊपर पहुंचना। क्यों पहुंचना मकसद होता है, इसके पीछे आप कुछ भी रीजन दे सकते हो, बेसिक तो यही है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण उसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है ना। या फिर समझने के लिए हम ये भी समझ लेते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज इधर से जा रहा है तो ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ दिस पॉजिटिव, जो सॉरी इलेक्ट्रॉन जो इधर से जा रहा है इसकी वजह से ये पॉजिटिव इधर ही भागेगा। बात समझ में आई है, लेकिन बेसिक रीजन होता है इसका एनर्जी। अब जब हाइड्रोजन आयन वहां से रिलीज हुआ तो उसको उस इलेक्ट्रोड तक पहुंचने में दुनिया भर का रेजिस्टेंस ऑफर हुआ, बीच में दुनिया भर के कॉलिजन है, बहुत हिंड्रेंस बनता है, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए बनता था, सेम वो ड्रिफ्ट के अंदर वैसा ही कहानी है कुछ। तो जो क्या नाम है हाइड्रोजन आयन के रास्ते में जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो सेल है, जो हिंड्रेंस ऑफर करता है ना बेटे, इस हिंड्रेंस को ही बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इन द पाथ ऑफ करंट या इन द पाथ ऑफ चार्ज कैरियर्स हाइड्रोजन आयन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बात समझ में आई है? तो आप चाहो तो ये जो डेफिनेशन है इसको रोक करके आप इसको हेडिंग बना के लिख सकते हो, ठीक है, वो वाली फिगर बना लो, ठीक, और ये डेफिनेशन लिख लेना, इसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और ये बात मैंने तुझे एक बात अभी समझाई थी बेटे कि पहले जब जैसे करंट स्टार्ट होता है, सही, जैसे बोलते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल, उस टाइम पर करंट की वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन समय के साथ साथ करंट की वैल्यू घटती चली जाती है। क्यों घटती जा रही है? वो इलेक्ट्रोलाइट कम होता जाता है, वो इलेक्ट्रोलाइट कम होता चला जाता है, इसलिए करंट की वैल्यू घट जाती है। अब हम इसको अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो क्या कहेंगे? साइंटिफिक लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि सर समय के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, समय के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, लेकिन जैसे जैसे करंट चलता जाता है हम उसे विड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, उसका अपना रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, ठीक है बेटे, ये कंसेप्ट आप इसको लिख लेना, ठीक। हाँ, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ, जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस बना बेटे, ठीक है, इस इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं यहाँ एक रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ सेल के अंदर, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया, सही ना। जो चीज मुझे यहाँ महसूस हुई थी फिजिकली, मुझे समझ में आया था कि अंदर कुछ कहानी चल रही है, जो हिंड्रेंस ऑफर हो रहा है हाइड्रोजन आयन, उस हिंड्रेंस को रिप्रेजेंटेशन दे दिया, इसको मैंने आर से दिखा दिया, स्मॉल आर से। इस स्मॉल आर को बोला जाता है बेटे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। कंसेप्चुअली मैं भी जानता हूँ समय के साथ इसकी वैल्यू बढ़ेगी, अभी समझाया है, लेकिन हम लोग इसको कॉन्स्टेंट कंसिडर करते हैं क्योंकि हमें स्टडी स्टेट लेनी होती है, हमें करने होते हैं न्यूमेरिकल्स, तो समय के साथ बढ़ती है, लेकिन हम लोग इसको कॉन्स्टेंट कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? डेफिनेशन हो गई साहब, इट इज द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इन द पाथ ऑफ हाइड्रोजन आयन। बोल सही है, ठीक है सर। इंटरनल तो समझ में आया क्यों बोला गया, क्योंकि सेल के अंदर ही कहानी है। अब तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें समझिए। अब मेरा सेल यहाँ से करंट छोड़ता है साहब, ये मुझे समझ में आता है, करंट इधर से लिया जाता है, ये करंट यहाँ से इसमें जाएगा, घूम करके वापस आएगा और इसमें होता हुआ निकल के वापस। तो ध्यान से देख, जो सर्किट के अंदर बाहर लगा हुआ रेजिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर, और जो अंदर लगा हुआ स्मॉल आर है, या दोनों में जाने वाला करंट सेम है? हाँ सर, दोनों में जाने वाला करंट सेम है। अगर साहब दोनों में जाने वाला करंट सेम है तो करंट सेम होना ये पहचानी होती है सीरीज की। करंट सेम होना किसकी पहचानी है? सीरीज की। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर दोनों सीरीज हैं। जो बच्चा मन का कमजोर होगा ना, वो इसको देख करके हमेशा ये कहेगा कि सर ये दोनों पैरेलल हैं। नहीं साहब, पैरेलल मैं भी जानता हूं, पैरेलल की पहचान ये होती है दोनों एंड ज्वाइन होना, लेकिन वो वैल्यू के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि इस सिचुएशन के अंदर कैपिटल आर और स्मॉल आर ये दोनों सीरीज हैं। तो ये बात आपको नोट डाल करके लिख देनी है कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इन सीरीज विद द एक्सटर्नल सर्किट, हमेशा सीरीज होता है। बहुत समझ में आई है? अब इसको दिखाने का अंदाज देखिए बेटे, समझाने का। ये तो सेल बताइए, ठीक है सर। आज के बाद अभी तक ना बेटे, जब हमने ये पढ़े थे ना तो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं आया था, आज आया है। तो आज ना आया है तो इसका थोड़ा अंदाज बदल रहा हूं, ध्यान से देखियो। सेल तो यही रहेगा सिंबल, तो ये तो सेल है, लेकिन इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हम ऐसे बेटे स्मॉल आर लिख के इसके सीरीज में दिखाते हैं, और लिखने के बाद इसको बक्से में डाल देते हैं, ऐसे डैश डाल के बक्से में डाल देते हैं सर। यहां से कंफर्मेशन मिल जाती है कि इस सेल का ये सीरीज वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि सीरीज में दिखाया गया है। बात समझ में आई है? कुछ बुक ऐसे ना दिखा करके ऐसे भी दिखा देती हैं, सेल दिखाया और उस सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में ऐसे दिखा देती है, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है ना। इसका मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है।
ऐसे ना देकर के ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, ये सेल दिखाया और यहाँ पे बना देते हैं साइड में नीचे ये लिख दिया सब, ये सब इंटरनल रिलेशंस है। बात समझ में आई है? ये रिप्रेजेंटेशन है, सबसे ज्यादा फेमस यही है बेटे, ठीक है ना। सेल के साथ को दिखा दो। ये बात मुझे रात में 2 बजे भी याद होनी चाहिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सेल के साथ सीरीज होता है। देखने में लगेगा पैरेलल है, लेकिन वो सीरीज है क्योंकि जो करंट उस रेजिस्टेंस के अंदर गया है वही करंट होकर इसके अंदर आया। इस रेजिस्टेंस को तू यहां ना दिखाकर यहां दिखा दे, क्या फर्क पड़ रहा है? बोल सही बात है नहीं? तो व्हाट इज आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट? अगर कोई देर से बोलता है इसका आर इक्विवेलेंट कितना है, तो इसका आर इक्विवेलेंट हो गया आर प्लस आर, आर प्लस आर। बात समझ में आई बेटे? ठीक है, तो एक बार तू स्क्रीन को रोक और जो भी कंसेप्ट बोर्ड से लिखना चाहते हो उसको नोट करो। लिख लिया बेटे? तो ये था इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। आज मार्केट में आया है, इससे पहले कभी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पढ़ा गया। इसका मतलब जो सेल आज तक पढ़े गए थे वो आइडियल सेल थे सभी, ठीक है बेटे। आज हम इंटरनल ले रहे हैं तो ये नॉन आइडियल सेल का कंसेप्ट अब आने लग गया। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बेटे इसके फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपने क्वेश्चन बना के लिखो कि फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स। फैक्टर बताइए किस किस के ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। मैं डिक्टेट कर देता हूं, आप फटाफट लिख लो। नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल, सॉरी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है? मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव है, वो सॉरी पॉजिटिव है, सॉलिड है, या इलेक्ट्रोलाइट क्या नाम है, लिक्विड है। अगर बेटे इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड है, ठीक है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और अगर वो लिक्विड है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। मतलब यह है कि सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट का इंटरनल रेजिस्टेंस लिक्विड के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है। तो आपने लिखा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो वहां पे बेसिक से लिख देना द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इज मोर एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटे? एक। नंबर दो लिख दो नेचर, सॉरी नेचर तो है ना, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। नंबर 2 लिखो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप ना यहां से लिखना, इनको लिख लेना, लेकिन ये इफेक्ट है, मतलब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। जैसे समझना डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रोड ये है साहब और एक इलेक्ट्रोड ये है। अब हाइड्रोजन आयन को यहां से लेकर के यहां तक आना था, तो ये कॉमन सेंस कहती है कि वो हाइड्रोजन आयन जितने ज्यादा कोलिजन रास्ते में करता है, जितनी ज्यादा दूरी होगी, कॉमन सेंस है उतने ज्यादा कोलिजन होंगे, जितनी ज्यादा दूरी उतना ज्यादा कोलिजन। यहां से कंफर्म हो गया कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये जो यहां लिखा हुआ है वो ये कंसेप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो नंबर 2 लिख देना डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, और फिर उसके नीचे वो कंसेप्ट लिख देना कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है। नंबर 3, कॉमन एरिया ऑफ प्लेट्स। कॉमन एरिया ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स के एरिया पर डिपेंड करता है, मतलब जितना ज्यादा एरिया उतना इंटरनल रेजिस्टेंस कम। बच्चा बोला ये क्या मतलब? देख कॉमन सी बात है बेटे, तूने क्या काम किया, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड बनाई, एक रॉड बनाई दो, और एक बच्चे ने बड़ी बड़ी प्लेट लगा दी। अब वो हाइड्रोजन आयन बेचारा वहां से दौड़ के उस रोड से भागा, उसे क्या पता, वो पढ़ा लिखा है, जीपीएस लगा के चलाएगी इस रोड पे आगे चिपकना है। वो तो बेचारा जाके कहीं टक्कर मारेगा, वो कहीं घूम घाम के जाएगा, जब जाके उसे रोड मिलेगी, पतली सी रोड थी, और अगर बड़ी प्लेट हो साहब, कहीं से भी आएगा जाके प्लेट पे टकराएगा, है ना। और जितनी आसानी से टकरा जाएगा उतना इंटरनल कम हो जाता है। तो इंटरनल इन्वर्सली होता है एरिया के, ठीक। कितने हो गई? 3। नंबर 4, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इंटरनल रेजिस्टेंस इन्वर्सली होता है बेटे टेम्परेचर के। ध्यान रखना, कंडक्टर के अंदर वो था क्या नाम है, टेम्परेचर के डायरेक्टली होता था मेटल का रेजिस्टेंस, ठीक है। ये इन्वर्सली का फैक्टर है। टेम्परेचर बढ़ाओगे, कॉमन सेंस कहती है इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा मूव हो जाएगा, क्या नाम है, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, एक प्रकार से पतलापन आ जाएगा पानी वो लिक्विड के अंदर। तो विस्कोसिटी कम होगी तो साहब जो आयन उसके अंदर मूव कर रहा है वो आसानी से मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्सली चलता है बेटे, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली, ठीक है। नंबर 5 लिख दे, चारों। नंबर 5, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन आप लोग समझते हो संख्या, भाई जितना ज्यादा सॉल्यूट डलेगा उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन आनी है, ठीक है ना। तो ये कॉमन सेंस है कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना आर, क्योंकि उसे ज्यादा टकराना पड़ेगा फिर, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ये जो 5 है ना बेटे फैक्टर, ये फैक्टर नहीं जन्नत है साहब, बहुत कुछ क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत प्यारा है, एरिया भी है, डिस्टेंस भी, ये सभी आते हैं। तो एक बार स्क्रीन को रोक और कुछ रह गया तो नोट कर ले, लिख लिया बेटे। तो ये था साहब इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस और फैक्टर्स ऑन विच स्मॉल आर डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच स्मॉल आर डिपेंड्स। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद ना बेटे, या ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस, इस इंटरनल की वजह से एक बहुत प्यारा टॉपिक है बेटे सेल का, जो प्यारा कंसेप्ट है, टॉपिक का कंसेप्ट है, ठीक है, वो पढ़ने को मिलता है, राइट। ईएमएफ ऑफ द सेल।
तो हेडिंग बना बेटे, हेडिंग बना ईएमएफ ऑफ अ सेल। ईएमएफ अगर फुल फॉर्म बनती है वो लिखोगे तो यह है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ ऑफ अ सेल फुल फॉर्म लिख देना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो बेटे ये इसका नाम अगर देखा जाए तो नाम है फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। स्टार्टिंग में हुआ क्या था कि साइंटिस्ट इसको फोर्स ही कंसीडर करते थे, ठीक है, फोर्स कंसीडर करते थे, लेकिन समय के साथ पता चला कि साहब ये फोर्स नहीं है, वर्क डन है, ये एनर्जी है। तो दैट्स व्हाई अब इसके जो नाम के अंदर फोर्स था उसको हटाया नहीं। तो किसी के सामने आप फुल फॉर्म बोलो ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वो बेटे समझेगा बच्चा कि कोई फोर्स है, ठीक है, लेकिन बेटे फोर्स नहीं है, ये वर्क डन है, एनर्जी होती है। तो इसलिए ना इसको बोला जाता है मिसलीडिंग नेम, ठीक है। आप चाहो तो जहां पे हेडिंग डालिए ना वहां ब्रैकेट में लिख देना कि इट इज अ मिसलीडिंग नेम, MISLEADING, मिसलीडिंग नेम। एक्चुअली इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज वर्क डन, इट इज वर्क डन, ठीक है। ईएमएफ फोर्स नहीं होती बेटे, वर्क डन होता है। एक बार मैं आपको समझा देता हूं ये है क्या कहानी, ठीक है, और फिर आप लोग इसको आराम से नोट कर लेना। इधर देख ईएमएफ ऑफ अ सेल, हेडिंग डल गई है ना, मिटा देता हूं इसको। देखो ईएमएफ समझाने के लिए डेफिनेशन तो मैं समझा दूंगा, आप लोग लिख लोगे कोई नहीं है, लेकिन सच्चाई पूछो तो बेटे इसकी डेफिनेशन से इसका फीलिंग नहीं आती है, टॉपिक समझ में नहीं आएगा। जो डेफिनेशन है ना और जो इस पर न्यूमेरिकल्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, वो डेफिनेशन से लेना देना भी नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे, पहले कंसेप्ट समझते हैं। देखो मैं ना बेटे आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि ईएमएफ का मतलब क्या होता है, और जो मैं आपको ये समझा रहा हूं यही तुमको समझना है, डेफिनेशन से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक। वो बस पेपर में लिखने के काम आएगी, लेकिन जो कंसेप्ट है वो यही है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम बेटे उसी छोटे का यूज करेंगे जिस छोटे को हम लोगों ने एक बार पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए यूज किया था, याद है। जब मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझाया था तो एक छोटा था हमारा बच्चा, वो 200 रुपए लेकर के घर से निकला था चीनी लेने के लिए, बुलेट पे बैठ करके गया था, वो सही है। और जैसे वो बुलेट को क्या नाम है अपनी बाइक को लेकर के क्रॉस करता है रेजिस्टेंस को, तो उसकी जेब में जो 100 रुपए थे वो उसे देने पड़ते हैं, पुलिस वाले वहां जो खड़े होते हैं वो ले लेते हैं उससे। वो हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट पे समझा था। उसी बच्चे को वापस लेते हैं साहब, उसी को वापस बुलाओ, तो छोटा है ना, अच्छा बच्चा है, उसी एग्जांपल लेकर कंसेप्ट समझना है। मान लो बेटे छोटे से छोटे के पापा ने कहा बेटे जब बाजार से 10 वोल्ट की बैटरी खरीद रहा, 10 वोल्ट की बैटरी खरीदा या 10 वोल्ट की बैटरी खरीदा, छोटा बेटे, ठीक है। तो भाई जब चीनी लेने के लिए गया था, जब वो बुलेट के ऊपर गया था, ये तो बैटरी लेने जा रहा है, तो कॉमन सेंस से गाड़ी के अंदर जाएगा, छोटा गाड़ी में बैठ के चल दिया बेटे। जैसे छोटा गाड़ी में बैठा, छोटे लगा कहीं ऐसा ना हो यार तेरा साइज देख करके दुकानदार तेरे को पागल बना दे, छोटा फिजिक्स पढ़ रहा था, छोटा गाड़ी रोक के तुरंत घर में गया, वोल्ट मीटर उठा लाया। क्या ले आया? वोल्ट मीटर। छोटे को पता था कि अगर धोखा करेगा तो नाप के देख लूंगा। छोटा वोल्ट मीटर लेकर के दुकान जेब में रखा हुआ वोल्ट मीटर, जाके दुकानदार से बोला अंकल 10 वोल्ट की बैटरी दे दो। अंकल ने बेटे अंदर से लाया और लाके अपना टेकरी साहब ये ले 10 वोल्ट की बैटरी। बोला अच्छा 10 वोल्ट की है। दुकानदार अपने काम में लगा, छोटे तुरंत अपना वोल्ट मीटर निकाला, नाप के देखा 10 वोल्ट की थी पूरी। कितने की थी? 10 वोल्ट की। छोटा खुश हो गया कि 10 वोल्ट की है पूरी, बोल सही बात है नहीं। लेके बैठी अपना घर आया, घर पे पापा बैठे हुए थे सब कि छोटा बैटरी लेने गए, भाई छोटा है ना, बैटरी लेके आया छोटा। पापा ने पंखा लगाया कि सबसे पहले तो एक काम कर इसके ऊपर पंखा लगा बैटरी के अक्रॉस, देखते हैं काम भी कर रही है या नहीं। तो पापा ने जब पंखा लगाया तो बेटे मैं पंखे को रेजिस्टेंस से दिखा देता हूँ, ये रहा पंखा, बोल सही बात है। तो बात को समझना, जब छोटे ने वो 10 वोल्ट वहां नापा था ना, उसको लेकर के आया, छोटा समझदार था लेकिन इतना भी नहीं था। छोटे ने उसकी स्लिप के ऊपर बारीकी से जो लिखा हुआ था उसे पढ़ा नहीं, उसकी स्लिप के ऊपर लिख के दिया था कंपनी ने छोटा सा कि साहब जो ये बैटरी है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ऐसे लिख दिया कंपनी ने कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, चुपचाप लिखा छोटी सी स्लिप के ऊपर, कंडीशन अप्लाई। छोटे ने वहां तो वो पढ़ी नहीं, घर ले आया, पंखा चल गया। पापा ने कहा वोल्ट मीटर लेके आई, बार चेक तो करी 10 वोल्ट की है या नहीं। छोटा बोला अब लाया। छोटे ने बेटे अपना वोल्ट मीटर फिर निकाला और फिर नाप के दिखाया पापा को, देखो पापा देखो, कहाँ नापेगा, यहाँ लगाया, बोला देखो। अब छोटा तो हवा में था, छोटे को 10 वोल्ट नापा है, 10 का 10 निकलेगा पूरा। जब पापा ने उसको देखा वोल्ट मीटर को, तो साहब उसने 10 वोल्ट नहीं दिखाया, उससे कम वैल्यू दिखाई। मैं एग्जांपल के बतौर ले लेता हूं बेटे, एग्जांपल के बतौर कि साहब ये 9 ओम का पंखा है। कितने का है? 9 ओम का, सही है। तो जो ये वैल्यू यहां पर दिखाएगा ना बेटे, वो 9 वोल्ट दिखाएगा। मैंने पैरामीटर ऐसा लिया, देख क्यों दिखाएगा इधर सुन। तो एक बात बता कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो 9 ओम का था वो 1 ओम के साथ सीरीज है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट? तो दैट शुड बी आर प्लस में आर, तो ये होगी 9 प्लस में 1 इज इक्वल टू 10 ओम। वो सही बात है। अब अगर तू करंट की वैल्यू निकालता है तो बेटे करंट की वैल्यू निकालता हूं तो 10 वोल्ट की सप्लाई के ऊपर 10 ओम का रेजिस्टेंस था, 1 एम्पीयर करंट हो गया। 10 वोल्ट की सप्लाई पे 10, बोल सही बात है, ठीक है। अब जब 1 एम्पीयर करंट यहां से चला और 1 एम्पीयर इसके अंदर एंटर करेगा, तो ये जो बैटरी है बेटे ये 1 वोल्ट आ जाएगी, 1 into 1।
जो करंट जिसमें एंटर करता है गुणा कर दो। तो जब मैं 1 की गुणा 1 से करूंगा तो 1 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। ये 1 वोल्ट की बैटरी खा गई, और जब 1 एम्पियर यहां से निकल के गया 9 के अंदर जाएगा तो ये 9 वोल्ट का आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 9 वोल्ट। अब छोटा सत्य पड़ गया कि यार ये जब वहां नापा था दुकान पर 10 वोल्ट आया था, और आज ये पापा जैसे नई बैटरी है बिल्कुल अभी आकर के लगाई है, लेकिन जैसे ही इसको अप्लाई करता हूं ये 9 वोल्ट दिखा रहा है। ये क्या कहानी है? ये क्या कहानी है? अब कहानी तुम्हें समझ में आ गई। कहानी क्या थी कि बेशक वहां से 10 वोल्ट आई थी, लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर था उसके अंदर करंट नहीं था उस टाइम। करंट तो जब सर्किट क्लोज हुआ तभी फ्लो हुआ है, करंट नहीं था। तो जब वो करंट नहीं था तो अंदर कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप होना ही नहीं था। देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द बैटरी। तो 10 का 10 वोल्ट आपको आउटपुट में दिखाई दे गया, लेकिन जैसे सर्किट चालू हुआ जो आउटपुट में मिला यार वो 10 नहीं कुछ और आया। हाँ साहब, अब यहीं से दो पैरामीटर निकल करके आते हैं, दोनों में अंतर पकड़िएगा। इस सिचुएशन के अंदर जो ये 10 वोल्ट आपके सामने लिखा गया है ना बेटे, जो ये 10 वोल्ट लिखा गया है ये सेल का ईएमएफ है, और जो ये 9 वोल्ट आपके सामने लिखा गया है इसका नाम होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लोग ना ज्यादातर बेटे पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं, टर्मिनल वर्ड इतना यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज टर्मिनल वर्ड लगाया जाता है जैसे कंसेप्ट को थोड़ा डिफरेंस हो सके, पकड़ सके। कंसेप्ट द्वारा सुन, जब तक किसी भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होता, सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होता, या जब तक सेल करंट नहीं छोड़ता, तो उसके दोनों एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ होता है। लेकिन जब वो सेल करंट छोड़ना चालू कर देता है, और करंट छोड़ने की वजह से जो आउटपुट बाहर वाले सर्किट को देता है वो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बाहर ये कितना देगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना कम है। जितना कम उतना ज्यादा, जितना कम उतना ज्यादा, ये कॉमन सी बात है भाई। कम आएगा तो कम खाएगा, कम खाएगा तो बाहर ज्यादा देगा। तो कोई भी सेल जब करंट छोड़ता है बेटे वो इस बात पे डिपेंड करता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। तो ध्यान से देख, मैंने जब तेरे को करंट लेके दिखाया ऊपर 10 लिखा हुआ है, यहां से कंफर्म हो गया कि सर करंट का फॉर्मूला जो मार्केट में होता है ना बेटे, करंट का फॉर्मूला वो होता है ई नेट बाय आर इक्विवेलेंट। बच्चा बोला ई नेट क्यों लिखा? एक से ज्यादा सेल आएगा तो। बहुत सही बात है नहीं? अगर देख इस सर्किट को मैं तेरे को ये जो सर्किट तेरे से ये क्या नाम है बना हुआ है, इसको सर्किट की फॉर्म में बनाऊं ना, अगर इसको सर्किट की फॉर्म में बनाऊं तो ये कहानी है। ये ए की बैटरी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया, और इसके एक्रॉस लगा हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये लगाया, ये लगा हुआ, ये कहानी है ये। दैट इज कैपिटल आर, दिस इज स्मॉल आर, और ये होता है उसका ईएमएफ। और अगर मैं इसको बक्से में ऐसे डाल देता हूं तो अब तेरे को क्लियर हो गया कि ये सेल के एक्रॉस लगा हुआ है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि जो करंट यहां से छोड़ा जाएगा वो इसमें घूम करके वापस आएगा, तो दिस इज द करंट इन द सर्किट। ये और ये एक ही बात है, ये और एक ही बात है। तो हाउ टू राइट द वैल्यू ऑफ करंट? तो करंट की वैल्यू होती है बेटे I इज इक्वल टू होता है E अपॉन में R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट इज R प्लस R। ये खेल है सारा। कोई भी सेल कितना करंट छोड़ेगा ये हमेशा इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका इंटरनल कितना है। इस बात पे बाहर कितना लगाएगा उस पर तो डिपेंड करेगा, कॉमन सी बात है। ये इंटरनल पे डिपेंड करता है। एक बच्चा बोला सर कोई भी सेल कितना करंट मैक्सिमम छोड़ सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम एनी सेल? आप कितना करंट मैक्सिमम निकाल सकते हो? तो तुम बड़े बच्चे सोच के बता। मैं मार्केट से एक सेल लाया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कंपनी ने फिक्स करके दे दिया, तो स्मॉल आर नहीं सकता। तो अगर मैं आई मैक्सिमम की बात करूं, फॉर आई मैक्स, क्या आर की वैल्यू 0 कर दूं? हाँ सर, मैक्सिमम चाहते हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घटाओ, इक्विवेलेंट में आप आर घटा नहीं सकते स्मॉल आर, तो कैपिटल आर 0 कर दो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आई मैक्स? तो मार्केट में आई मैक्स का फॉर्मूला होता है बेटे ईएमएफ ऑफ सेल अपॉन में इट्स ओन इंटरनल रेजिस्टेंस। साहब ये फॉर्मूला नहीं है, ये जन्नत है, जन्नत। कोई भी सेल कितना मैक्सिमम करंट छोड़ सकता है उस सेल का ईएमएफ डिवाइडेड बाय उसी का इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम एनी सेल। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन यही है बेटे। स्क्रीन खोलो आराम से, क्वेश्चन को पढ़ तू एक बार, समझ में आया? देख क्या कहता है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का ईएमएफ है किसी कार की बैटरी का, ठीक है साहब। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम, आ गया ना मैक्सिमम करंट, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है सब 12 वोल्ट की बैटरी है, तो ये क्या चीज होती है? ये ईएमएफ होता है 12 वोल्ट, क्योंकि मार्केट से आई होगी भाई। जब वो मार्केट से तू उसको खरीद के लाया तो कंपनी ने 12 वोल्ट नाम के दिया, तो उसका ईएमएफ दिया। जो मार्केट से आती है ना बेटे वो ईएमएफ लिखा आता है, क्योंकि उस टाइम पे उसमें नहीं है, सर्किट में नहीं है बैटरी, और वो इंटरनल उसका दिया कंपनी ने कितना 0.4। स्मॉल आर की वैल्यू मुझे 0.4 ओम दे रखी थी। कहता है मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना करंट फेंक देगी। देखो कॉमन सी बात है भाई, बैटरी मार्केट में आई है, कल को हो सकता है कोई जाने अनजाने में कोई बच्चा उसको उसका मिसयूज कर ले, या उससे क्या नाम है झटका ही ले जा, करंट ले जा उससे। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई बैटरी कितना करंट छोड़ सकती है ये पता होता है कंपनी को। वो कितना छोड़ती है, इतना छोड़ेगी। अगर इतना छोड़ेगी तो व्हाट इज द आई मैक्स?
तो दैट वैल्यू शुड बी 12/0.4। 0.4 का मतलब 120 30, ये 30 एम्पियर करंट मैक्सिमम छोड़ सकती है। 30 एम्पियर से ज्यादा छोड़ दे पॉसिबल नहीं है। और तू एक बार जानता है करंट चलाने के लिए सर्किट तो क्लोज किया गया होगा, क्लोज करने के लिए कोई तो वायर लगेगा, वायर का सबका रेजिस्टेंस होता है, इसका मतलब ये हमेशा 30 से कम ही छोड़ेगी, 30 से कम छोड़ेगी। बोल बात समझ में आई है? ये पहला सवाल है एनसीईआरटी का, एक सिंपल से फॉर्मूले के ऊपर। और एक क्वेश्चन नहीं है साहब, ये जन्नत है, क्लियर सुन लो, जन्नत। जब मैं आपको डेफिनेशन ईएमएफ लिखा दूंगा, ये क्वेश्चन आपको खुद लिखना है, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है कि राइट द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम एनी सेल। तो आंसर इज ईएमएफ ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय इट्स ओन इंटरनल रेजिस्टेंस E/R। लैंग्वेज यही लिखनी है, E/R लिखिए, फिर लिखना है ईएमएफ ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय इट्स ओन इंटरनल रेजिस्टेंस। लाइन यही याद रखी जाएगी, क्लियर है? देख एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और है, इसी पर बेस है बेटे। इसका फर्स्ट पार्ट वैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? अब ये सी और डी इस टॉपिक से है। देख क्या कहता है, अ लार्ज वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड हाई करंट मस्ट हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस। कोई एक सप्लाई है साहब, उससे मुझे ज्यादा करंट चाहिए, ज्यादा करंट चाहिए, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम कम होना चाहिए? हाँ, ये रहा फॉर्मूला। किसी सप्लाई से ज्यादा करंट चाहते हो तो इंटरनल को कम करिए साहब, इन्वर्सली चलता है। वो सही बात है नहीं? ये रीजन है इसका। अरे हाँ है ना। दूसरा अगला कहता है अ हाई टेंशन सप्लाई, बोर्ड ये कहना, ये क्वेश्चन बोर्ड कई बार पूछ चुका है, ध्यान सुन लो। अ हाई टेंशन सप्लाई से 6 किलोवोल्ट 6000 वोल्ट की मस्ट हैव वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस। वाई? हैवी वोल्ट मतलब हाई वोल्टेज सप्लाई है, उसका इंटरनल बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्यों? आज वो हाई वोल्टेज मतलब 6000 वोल्ट की सप्लाई मार्केट में बेच दी सब, और बाई चांस खुदा ना खास्ता कोई काम कर रहा था, उससे वो शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई बात बन गई और मतलब ढंग से यूज नहीं कर पाया सप्लाई को, क्या हैवी करंट फेंक देगी? तो दैट्स व्हाई कंपनी करती है क्या है कि इंटरनल बहुत ज्यादा देती है पहले से, कि अगर बाई चांस किसी ने इसको शॉर्ट करने की कोशिश भी करी, मतलब ज्यादा करंट ना आ पा, तो इससे ज्यादा करंट ना फेंके, जिससे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मिस हैपनिंग ना हो। तो हाई वोल्टेज जो सप्लाई होती है 6000 5000 वोल्ट की सप्लाई, इनका इंटरनल ज्यादा दिया जाता है, जिससे कि सर्किट वो करंट जो है किसी लिमिट को क्रॉस ना करे और किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। ये दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के कंसेप्चुअल, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ए और बी तो करना ही नहीं है फिलहाल, वो पहले हो चुका है, ठीक है? सी और डी और उनका सॉल्यूशन, ठीक है? स्किन को रोक के, अच्छा स्किन को रोकने की बात ये है साहब, तो पहले तो आप एक काम करो, डेफिनेशन पे आओ, ठीक है ना बेटे? पहले तो ईएमएफ की डेफिनेशन आएगी, तो अपना स्किन को वो क्या नाम है बैक कर लेना वीडियो को और फिर नोट करना। पहले एक डेफिनेशन, डिफाइन ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ किसे कहते हैं? देखो ईएमएफ को डिफाइन करने के दो तरीके हैं बेटे, स्किन को क्या नाम है लिखने से पहले एक बात को समझना, इसको क्योंकि एनर्जी है। एक बात बताइए कि ये करंट चला तो क्यों चला? वो करंट चला इस आयन की वजह से जो यहाँ से यहाँ पहुंचता है, क्योंकि ये जब यहाँ से यहाँ आता है तब ये इलेक्ट्रॉन घूम कर क्या आता है उसके चक्कर में। बोल सही बात है? तो ईएमएफ को डिफाइन करने का तरीका होता है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रोड। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में जो वर्क करना पड़ता है उस वर्क डन को ईएमएफ बोला जाता है। जो वर्क करना पड़ता है मतलब वाला वर्क, हाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रही है ये वाला वर्क, काइनेटिक एनर्जी देती है इनको कि भाग यहाँ से उधर पहुंच, तो दिस पर्टिकुलर वर्क डन इज नोन एज ईएमएफ, इसे कहते हैं ईएमएफ। बोल बात समझ में आई है? तो आप बेशक से आप उस वर्क डन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दो, और कई बार इसको इस इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है नहीं? तो एक्चुअल में हम लोग डिफाइन करते हैं इसके टर्म्स में, इसलिए अब देखो खुद सोच के देख, ये डेफिनेशन तेरे सामने आ जाए ईएमएफ की, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम दिस टू दिस, और इस डेफिनेशन के बेस पे तुम इस न्यूमेरिकल को इस कांसेप्ट को एक्सप्लेन करो, पॉसिबल ही नहीं है सब, है ना? तो ईएमएफ ध्यान रखना है कि इसका जो कंसेप्चुअल मतलब है वो अलग है और ये डेफिनेशन अलग है इसकी, ठीक है? तो हेडिंग बना के वो डेफिनेशन डिफाइन ईएमएफ, डेफिनेशन क्लियर, और स्किन को रोको और फिर जो बोर्ड पे दिखाई देता है उसको नोट कर लो। समझ में आई बेटे? तो ये था ईएमएफ। ऐसे ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है, इसको भी लिख दो। क्या है साहब? भाई जो सर्किट में आउटपुट में मिलता है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बहुत सही बात है नहीं? जो फिजिकल है बेटे ये समझ में आना चाहिए, ठीक है? स्किन को रोक के इस डेफिनेशन को भी नोट कर दो। तो साहब मेरे पास दो डेफिनेशन हो गई, एक ईएमएफ और एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को कई बार मैं पोटेंशियल डिफरेंस ही बोल दूंगा, तो आप घबराइएगा मत। हाँ, मोटा मोटा दिमाग में ये रखना है साहब, जो भी सेल मैं मार्केट से खरीद के लाता हूँ, जो बैटरी में लेकर के आता हूँ, जब तक मैं उसको सर्किट में नहीं लगाऊंगा तो उसका जो ईएमएफ होगा वही उसके टर्मिनल का डिफरेंस होता है, जिस उसी को उसका पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। लेकिन साहब है ना, जब वो सेल सर्किट में आ जाता है तो फिर ये